फिर ये स्टोरेज सिस्टम है, ये नया सिस्टम है, ये भी आप देख लीजिएगा। सो ये सारा मैं इस स्लाइड में कवर कर रहा हूँ कि जितने भी मशीनों की डेवलपमेंट है, अवेयरनेस नेशनली इंटरनेशनली सारी, यहाँ तक कि ये बिहार स्टेट ऑफ इंडिया है, उसमें हमने काफ़ी हमारी कंट्रीब्यूशन है। वहाँ पे इस वक्त बिहार स्टेट इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है ज़राअत में ख़ास तौर पे, और गुर्बत यानी कि सबसे गरीब स्टेट होती थी जो प्रॉबेबली अब सबसे अमीर स्टेट बन गई है अपनी ज़राअत को अपलिफ्ट करके। वहाँ पे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करके वहाँ पे किया, और इस वक्त बिहार स्टेट जो है बहुत ही एडवांस है इन एग्रीकल्चर। बहुत सारी स्टेट्स में वहाँ पे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का सिलसिला शुरू हो गया इंडिया में। अभी उसकी स्केल जो भी है, लेकिन कुछ स्टेट में आगे है, कुछ स्टेट में, लेकिन पंजाब में सबसे बुरी, यानी कि इंडियन पंजाब में सबसे बुरी हालत है। सो यूनिवर्सिटीज़, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं विजिटिंग लेक्चर्स देता हूँ, प्रोफेसरिंग करता हूँ और अकेडमिया को सिखाता हूँ। सारे फोरम्स के ऊपर ज़राअत बैंक के बोर्ड पे भी, और ये सारे जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी कि कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैंने नेशनल असम्बली में भी और सारी जगह ये CPEC का डेलीगेशन और सारी यूनिवर्सिटीज़, मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या जितने भी, सबको मैंने कोशिश की है कि मैं एजुकेट कर सकूं। OIC में भी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जो जिनका इजलास अभी पिछले कल परसों हुआ है, इनको भी सब मैंने एजुकेट करने की कोशिश की। मशीन डिज़ाइनिंग काफ़ी मुश्किल है। ये जो कुछ शायद दोस्तों ने ये मशीन इस्तेमाल की है जो हमारी डिज़ाइन है, ये भी डेवलपमेंट स्टेज पे है, और ये डेवलपमेंट जारी रहेगी। कार को बनाए हुए कोई 150 साल हो गए हैं, अभी तक हर साल नया मॉडल आता है, डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन अभी यह है कि ये अगर चलाने वाला सही हो तो इससे हम सही काम ले सकते हैं, और बेजत चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें हमने हल कर दी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो हर किस्म का बीज नो टिल के ऊपर, बेड्स के ऊपर लगा सके। और जो मशीनें अवेलेबल हैं नो टिल की, वो 30-40 लाख से नीचे कोई मशीन ही नहीं है काम की। अब इतना पैसा कहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऐसी मशीन बनाई जाए, एक तो वो हर किस्म का बीज लगा सके, और दूसरा वो बीज जो है पुष्टीन तरीके से, यानी कि सीड से सीड का फासला मेंटेन कर सके, और बगैर हल चले हुए जो बेड्स हैं उसके ऊपर लगा सके। ये सारे चैलेंजेस थे। ये जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मशीन के लिए, यानी कि इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना एक मशीन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे नो टिल मशीनें कामयाब हैं, लेकिन वहाँ पे सिंगल क्रॉप पैटर्न है कि साल में एक दफ़ा गंदम लगाई उन्होंने, गंदम को हार्वेस्ट किया, 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा वहीं पे गंदम लगा दिया। अब गंदम का नाड़ जो है वो बहुत ही ब्रिटल होता है, उसमें से गुजर जाती है मशीन। लेकिन हमारे यहाँ कोई कमाद हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहा है, कोई मक्की हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहा है, कोई मूंजी हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहा है, कुछ करके लगाना चाह रहा है, तो और फौरी लगाना चाह रहे हैं। आज हार्वेस्ट किया, पीछे पीछे कर रहे हैं जी मेरी बिजाई हो जाए। अब वो जो स्टबल है, जो प्लांट रेजिड्यू है, वो कोई ब्रिटल है, कोई चीड़ा है, कोई मोटा है, कोई किस तरह का है, और फिर उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब आप कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करवाएं तो कंबाइन हार्वेस्टर का काम ये होता है कि जो पीछे स्टॉप हैं कि वो चॉप करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन पीछे जो चॉपर होते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के, ये उतार के नीचे रख देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डीजल का खर्चा आता है और कोई फार्मर डिमांड भी नहीं करता। सो उन्होंने उतार, अब ये क्या करता है हार्वेस्टर के थोड़ी थोड़ी दूर बाद डेरियाँ फेंकता जाता है, पराली हो या जो भी चीज़ है। अब वो डेरियों को मशीन मैनेज नहीं कर सकती इतने ज़्यादा स्टबल को, तो इस तरीके से ये भी एक चैलेंज है, और कंटिन्यूस ऑपरेशन में चलता रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ में सारी मोरलेस सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यानी कि मैं बड़ी परेशानी होती है हमारे इदारों के ऊपर
कि मैंने उनसे पूछा कि आपका जो सिलेबस है ये कब अपग्रेड हुआ? तो कहने लगे जी कि 44 साल से सिलेबस अपग्रेड नहीं हुआ, और 44 साल की जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें रेफरेंसेस जो हैं वो 1913 के हैं, 1914 के हैं, 1917 के हैं, सारे इतने पुराने पुराने रेफरेंस। तो लेकिन जो मौजूदा काश्तकारी का निज़ाम है ये वैसे ही गलत हमने शुरू किया, इसका मैं आपको तफसील बताऊँगा। सारी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हमारी मुल्क की टेक्नोलॉजी और एकेडमियाँ और सब लोगों को मैंने कोशिश की कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूं, लेकिन जिन्होंने भी इसकी अडाप्टेशन की तरफ जो गए हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, पर लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो फॉलो करके डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अपने, लेकिन नाम अपना अपना रख लिया, अपना अपना नाम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मॉरलिटी का इतना हमारा लेवल है। लेकिन डजेंट मैटर, मसला तो हमारा आगे मैसेज पहुंचाना था, और अगर मैसेज आगे पहुंच रहा है, किसी नाम पे भी पहुंच रहा है, कोई भी ओन कर रहा है उसको, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ना हम रिवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए काम, जितने लोग इसको आगे लेके जाएंगे हमारा दुनिया का भलाई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये यानी कि मैं कह रहा था कि सारी हर जगह ही ये सिलसिला जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर चीज़। सो ये ट्रेनिंग फॉर्म्स के ऊपर मैं बात कर रहा था आपके कि ये सारा जो है ये सारे मुल्क के टॉप साइंसदान जो से मैंने उनको इनवाइट किया पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के ऑडिटोरियम में, और उनको मैंने काफ़ी डिटेल्ड इसका लेक्चर दिया। लैंड बनाई ऊंची जगह सदा हुआ जहाँ, और नीची जगह जहाँ पे पानी था, पानी के जहाँ पर हुए पैदा। जो जमीन थी उसमें नेचुरल कंटूर्स, नेचुरल स्लोप्स बनी हुई थी, लेवल लैंड तो कोई नहीं था, सारे नेचुरल कंटूर्स बने थे। बारिश जितनी हुई, पानी जितना सॉइल ने जज़ब करना कर लिया, बाकी रन अप करके नदी नालों से बह के समुद्र में चला गया। सो सॉइल एंड प्लांट वाज नेवर डिजाइन्ड टू सर्वाइव और थ्राइव इन इनंडेशन। अब अपलैंड हो गई, लो लैंड हो गई। अब करंट जो चैलेंजेस हैं हमारे लिए वो बहुत ही गंभीर हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो ये प्लेनेट अर्थ अगर देखें तो 62 सालों में इसकी हालत जो है इससे ये हो गई है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ही बुरे हालात देखने वाली हैं, और हमने प्रोडक्शन तो पिछले 50 सालों में कर ली ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन देखने वाली बात है कि किस कॉस्ट पे की है, हमने क्या क्या कुछ तबाह करके वो प्रोडक्शन दी है। ज़मीन हमने अपनी तबाह कर ली है, पानी के वसाइल ख़त्म कर लिए हैं, मौसम, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट हमने अपना तबाह कर लिया है, फार्मर की पावर्टी हमने तबाह कर दी, और सबसे ज़्यादा खुराक जो हम खा रहे हैं, क्या ये खाने के काबिल है? तो मजबूरी है। अब खाने के काबिल अगर खुराक हम प्रोड्यूस नहीं, और फिर उसकी कॉस्ट, क्या कॉस्ट है? यानी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में पौधे को वाहिद ऐसी चीज़ बनाया जो खुराक पैदा करने की सलाहियत रखता है। कोई और दुनिया में जानदार चीज़ ऐसी नहीं है जो खुराक पैदा कर सके। हर जिंदा चीज़ पौधे की खुराक के ऊपर जिंदा है। हम अगर गोश्त भी खाते हैं तो बकरी घास फूस पौधे को खा के गोश्त बनाती है, दूध बनाती है, मक्खन बनाती है। सो हर चीज़ जो है वो पौधे से आ रही है, और पौधे को सरसब्ज़ व शदाब रखना अल्लाह ताला के लिए ज़रूरी था। अगर पौधा सरसब्ज़ व शदाब ना होता तो बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं, बाकी किस्में जो ज़िंदगी की हैं, वो किस तरीके से आती हैं और किस तरीके से सस्टेन करती है यहाँ पे। अगर पौधा वाहिद चीज़, अगर तो कोई 10 चीज़ें होती खुराक बनाने वाली तो फिर तो बात अलग थी।
लेकिन अगर पौधे को सिर्फ ये काम सौंपा गया कि भाई तूने खुराक बना के सब्जीदारों को देनी है, जानदारों को देनी है, तो फिर पौधे को ज़िंदा रखने के लिए और अच्छी खुराक पैदा करने के लिए माहौल भी अल्लाह ताला ने दिया। अब ये सोचे ना कि अगर पौधे को माहौल ना मिलता तो पौधा किस तरीके से 400 मिलियन ईयर से सस्टेन कर रहा होता। सो एक मनज़्ज़म, एक बाकायदा एक नेचुरल एल्गोरिथम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं, वो इतना फूल प्रूफ है कि हम अगर उसमें अपनी अक्ल इस्तेमाल ना करें तो हर चीज़ हम बग़ैर किसी लागत के प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो मौजूदा निज़ाम है, मैं इसको कहता हूँ कि ये अपने सर के बल खड़े हुए हैं, और कितनी देर हम सर के बल खड़े रहेंगे। हम वाटर के रिसोर्सेज हैं, पौधों की इन्फेस्टेशन, बीमारियों का हाल आप देखें, यील्ड्स ड्रॉप हो रही हैं, साल बाई साल ड्रॉप हो रही हैं, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर की कम से कम होती जा रही है। ये तो अभी साल 2 साल में फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई इस वजह से कि खुराक में कमी वाक़या हुई। ये कमी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, किसी गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से कीमतें नहीं बढ़ी। इंटरनेशनली जो है हर चीज़ की कीमत, यानी कि $200 वाली जो गंदम का इंटरनेशनल मार्केट में रेट था, वो इस वक्त $350 पे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी जगह पे प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही है, ड्राउट्स आ रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, ज़मीन ख़राब हो रही है। सब की वजह से जो कमी आ रही है खुराक के अंदर, ये प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ रही हैं। और उसका ठीक है, हमें इस वक्त बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि किसान की जो गरीब आदमी है उसकी क्या हालात हैं। और हमने देखिए कि पिछले 20 सालों में हमने टिल लगा लिया अपना। अच्छे काश्तकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखिए कि आपने हर वो काम किया जो ये इनपुट सप्लाई कंपनीज ने आपको कहा, वो सारा काम हमने करके देख लिया। खाद का उन्होंने कहा 4 बोरियां DAP डालो, हमने 4 बोरियां डाली, 4 बोरियां यूरिया डालो, हमने डाल दिया, पोटाश हमने इतनी डालो वो डाली, स्प्रे जितनी के उन्होंने कहा वो हमने कर दी, न्यूट्रिएंट्स जो कहा जी कि ये जनाब ये डाल दो वो डाल दो, वो सारा कुछ डाल के देख लिया। यील्ड फिर आपकी डिक्लाइन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई। तो ये किसी सिस्टम में किसी वजह से, ख़राबी की वजह से हो रहा है ना सारा कुछ। सो जो मौजूदा निज़ाम काश्तकारी है ये सस्टेनेबल नहीं है। आप देखिए अगर अभी भी हमें समझ नहीं आ रही तो फिर कब आएगी? आपके सब सामने चानन हुआ हुआ जिसको कहते हैं वो हुआ हुआ है, और हम अभी भी अगर उसी निज़ाम को अगमेंट करते जाएंगे जो गवर्नमेंट, मैं यही चैलेंज कर रहा था कि भाई जो निज़ाम पिछले 30 सालों में फेल, 40 सालों में प्रूव हो गया कि ये फेल है निज़ाम और ये चल नहीं रहा, आप उसी को अगमेंट करते जा रहे हैं। आप सब्सिडीज दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप इल्म दें फार्मर को। आप उसको कहें जी 2 बोरियां जो खाद है वो मज़ीद डालो और हम आपको उसकी 700 रुपये कीमत कम कर देते हैं, तो उससे फार्मर को क्या फ़ायदा पहुंचा? अब ये स्लाइड देखने वाली है कि CO2 के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी कि CO2 ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह से बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये हमारी जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं ये इसकी वजह से नहीं है। हो ये रहा है कि 1958 में जब हम एक ईयर ऐसा कहते हैं कि जो बॉर्डर लाइन ईयर था 1958, उससे पहले पूरी दुनिया एक बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में चल रही थी। इम्बैलेंस का निज़ाम जो शुरू हुआ 1958 से शुरू हुआ, इसलिए 1958 को हम बॉर्डर लाइन ईयर कहते हैं। अब उसके बाद ख़राबी शुरू हुई एंड बेसिक वजह उसकी ये थी कि हमने पौधे को कुदरती निज़ाम से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ये मेजर वजह थी। और ये कह रहे हैं कि CO2 है, CO2 की ज़्यादती है, और वो ज़्यादती भी CO2 की एटमॉस्फेयर में हमारे गंदे निज़ाम काश्तकारी की वजह से है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मुझे
अभी मैं आपके साथ बताऊं कि एक पौधा खड़ा हुआ है, एक लट से एक पौधे में एक एकड़ में आपने सफ़ेदा लगाया हुआ है, किक्कर लगाई हुई है, कोई भी दरख्त लगाए हुए हैं, और दूसरे पौधे में दूसरे एकड़ में आपने एक एकड़ गंदम लगाई हुई है। तो कौन सा एकड़ ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा? वो करेगा जिसका लीफ सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे जिस पौधे यानी कि टोटल लीफ सरफेस एरिया जिस एकड़ का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा CO2 ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि पत्तों ने ऑब्जॉर्व करनी है CO2। अच्छा, अब इस पूरे दो एग्जाम्पल में इसमें CO2 गंदम का पौधा ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि जॉइंटली कंबाइन लीफ सरफेस एरिया गंदम के खेत का बहुत ज़्यादा बनेगा फॉरेस्ट एरिया से। अब वो जो CO2 है उसका कुछ हिस्सा पौधा अपने इस्तेमाल में लाता है, उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, और नाइट्रोजन होती है या कार्बन होती है जो उसकी कुकीज़ बनाता है, शुगर्स बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, अपने इस्तेमाल में भी लाता है, और फिर माइक्रोब्स को जो नीचे उसको सपोर्ट कर रहे थे उसको बंटीज यानी कि ट्रेड कर रहा होता है, उसको दे रहा होता है, और फालतू तकरीबन 50% होता है वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर रहा होता है। उसको सस्टेनेबल सॉइल कार्बन कहते हैं। सस्टेनेबल सॉइल कार्बन की सूरत में ज़मीन में सस्टेनेबल। अब ख़राबी कहाँ पैदा होती है? ख़राबी पैदा होती है जब हमने गंदम का खेत हार्वेस्ट किया और उसके बाद उसकी प्लाइंग कर दी, तो जितनी कार्बन, जितनी मेहनत से उसने कार्बन सारी डिपॉजिट की थी खेत के अंदर, वो सारी रिलीज बैक हो गई। जंगल में वो नहीं हुआ। अगर हम अपने निज़ाम काश्तकारी को नो टिल पे ले जाएं, ज़मीन डिस्टर्ब ना करें, तो सस्टेन रहेगी। दैट मीन्स कि आपका जो फसलें उगाने वाला एरिया है वो बेहतर परफॉर्म करेगा जंगलात से। और ये कहते हैं जो सुनामी फॉरेस्ट और इन बिलियन ट्रीज, भाई ये पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो? आप काश्तकार को क्यों नहीं सिखाते कि वो ऐसा निज़ाम ले आए जो सस्टेनेबल हो, जो कार्बन को रिलीज बैक ना करे? तो बहरहाल ये एक सारा सिलसिला जो है, अब जो समुंदर हैं ये बफर का काम करते हैं, और इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं कि अगर हवा में किसी चीज़ की ज़्यादती होती है तो समुंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़मीन के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो सस्टेन करें, वो चलती रहें। अब समुद्रों ने 30 बिलियन टन 30,000 बिलियन टन CO2 को एब्जॉर्ब किया है। 30,000 बिलियन टन का मतलब ये है कि जो आपके समुंदर हैं वो एस्ट्रिक हो गए हैं, उससे जितनी लाइफ फॉर्म है सारी डिस्टर्ब हो गई हैं, मछलियाँ मर रही हैं, ओरल्स कोरल्स सारे मर रहे हैं, और समुद्री हालात जो हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब हैं। अब ये ज़मीनी हालात भी डिस्टर्ब कर दिए और हमने अपनी बेअक्ली की वजह से समुद्री हालात भी जो हैं वो भी ख़राब कर दिए, और उसका इम्पेक्ट जो है मौसमियात के ऊपर आ रहा है सारा सिलसिला। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अब उसके बाद जब हम खेत को हल चला के खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हीट जो है वो ज़मीन में एब्जॉर्ब होती है और रिटेन होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दर्जा हरारत हमारी प्लैनेट अर्थ का बढ़ रहा है, जिससे आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये सारा निज़ाम गलत काश्तकारी की वजह से, क्योंकि कुदरत ने ज़मीन के ऊपर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जिसके ऊपर सीधी धूप पड़ रही हो। या तो वो जगह हैं जो रेगिस्तान पर्पस के लिए बनाए गए, क्योंकि मौसमियात बनाने थे, नंगे इसलिए छोड़े गए कि ज़मीन वार्म हो और ज़मीन को हवा टच करे तो गर्म हो, और गर्म हो के हवा जो है ऊपर जाए, और उसकी जगह लेने के लिए ठंडे इलाकों से, पहाड़ों से ठंडी हवा आए और साथ बादल लेके आए ताकि बादशाह का निज़ाम और मौसमियात ठीक हो। वो यानी कि जितने भी हमारे रेगिस्तान बनाए गए अल्लाह ताला ने बनाए, वो पर्पस के लिए था, इस सिस्टम को चलाने के लिए थे। सो ज़मीन 2 जगह पे नंगी है, जहाँ पे
कोई कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाने के लिए किया हुआ छोड़ा, या इंसान ने अपनी विल को इम्पोज किया, अपनी मर्ज़ी को इस्तेमाल किया इंसान ने कि हल चलाया और ज़मीन नंगी छोड़ दी। अब वो सारी उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इस सारे निज़ाम में क्या हो रहा है कि असल जो इशू है, इशू तो सारे ही असल हैं, लेकिन मेजर इशूज़ जो हैं वो ये है कि पानी ज़मीन जज़ब नहीं कर रही। यानी कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद पानी ज़मीन में जज़ब ही नहीं होता, हमारी बुरी प्रैक्टिसेस की वजह से, हाल चलाने की वजह से, नीचे हार्ड पैन की जो वजह से, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी की वजह से, ये सारी ल्यूमस नहीं है सॉइल में, ह्यूमस, वो उसकी ना होने की वजह से पानी जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब होता क्या, बारिश होती है तो पानी दोबारा एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। इससे ये हुआ कि करोड़ों टन पानी जो है वो हवा में गर्दिश कर रहा है। अब वो पानी, यानी कि आप देखिए कि 20 साल पहले अगर पानी का लेवल 20 फुट पे था तो आज 200 फुट पे है। वो 180 फुट पानी साला गया किधर, मुझे ये तो बताएं। वो सारा एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहा है और सारे जो मसाइल जो पैदा हो रहे हैं पानी की स्क्रेसिटी के और बाकी सारे जितने भी ये मौसमियात के, ये इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और पानी ऊपर से ऊपर ही इवेपोरेट कर जाता है। और इसके बाद जो पानी को थोड़ा बहुत जज़ब भी होता है, वो पानी जो है ज़मीन नंगी होने की वजह से कैपिलरीज डेवलप होती हैं सॉइल के अंदर, वो नीचे से पानी को ऊपर ले आती हैं और ऊपर से पानी उड़ जाता है। सो जो पानी जज़ब हुआ ज़मीन नंगी होने की वजह से, वो पानी भी उड़ गया आपका कैपिलरी सेक्शन की वजह से। सो अब टेम्परेचर सॉइल का इतना आपका इंक्रीज़ हुआ कि 66-70 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर आपका चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर जल जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में धुएँ उठ रहे होते हैं आपके सॉइल, ज़मीन से धुएँ निकल रहे होते हैं। वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर बन हो रहा है। उससे जितने भी हयात हैं उस टेम्परेचर में सस्टेन ही नहीं कर सकती। सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो, उनको वही दर्जा हरारत चाहिए जो हमारे जिस्म को चाहिए। अगर वो दर्जा हरारत उससे ज़्यादा या कम होता है तो उनके पास तो कोट या जर्सियाँ या हीटर या एयर कंडीशनर नहीं है, वो तो मर जाते हैं बेचारे। सो सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन सिर्फ हम ऑर्गेनिक मल्च से कर सकते हैं। सारे माइक्रोब्स मर गए, पानी की सारी इवेपोरेशन होगी और ये सारी हमारी सॉइल की डिग्रेडेशन का कॉज बनेगी। सॉइल कोड और ऑर्गेनिक मल्च इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ हमीद मेरा नाम है, शोरकोट सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के लिए एक वीडियो आज मैं बनाना चाह रहा था। ये अभी मेरे पास ये थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर चेक करता है ना किसी भी सरफेस का। ये अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या टेम्परेचर है अनकवर्ड जगह का। ये देखें 66 सेंटीग्रेड है। अभी हम साथ में चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, देखें 63 टेम्परेचर है ना। अच्छा, अभी हम ना मैं आपको दिखाता हूँ ये घास के नीचे का टेम्परेचर क्या आता है। घास के नीचे इसने बताया जी कि 37.8 है। अभी यहाँ पे मैंने सिट्रस को मल्च किया हुआ है, इसके नीचे मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ जी। ये मल्च को हम थोड़ा सा हटाते हैं, ये मल्च को हटाया हमने और ये देखते हैं यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, 34। दोबारा चेक करते हैं, 34। ठीक है जी। ये मल्च का और खाली जगह का टेम्परेचर का फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं ये आलू बुखारा लगा हुआ है, इसको भी मल्च किया हुआ है। मल्च के नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, 32। यहाँ पे मल्च के ऊपर देखते हैं, मल्च के ऊपर क्या है, मल्च के ऊपर 59.5 है और मल्च के नीचे 32 है।
ये फ़र्क है जी मल्चिंग का कि ज़मीन का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है। तो ये मल्च में और अनकवर्ड जगह में जो फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो आपने देख ली है जी। अभी मैंने एक पुदीना एक जगह पे लगाया हुआ है, उसके नीचे देखते हैं लाइव मल्च के नीचे क्या टेम्परेचर आता है। ये देखें जी, ये लाइव मल्च आ गई हमारी, समझे पुदीना है तो पुदीना के नीचे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। 31। देखिए लाइव मल्च के नीचे भी 31.5 है और जो हमने मल्च की हुई है उसके नीचे भी ऑलमोस्ट 32 है, 1 डिग्री का फर्क है। लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है वो आपने देख ली है कि कितना ज़्यादा है और मल्चिंग कैसे टेम्परेचर को कवर करती है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर पसंद आए तो अपने जो है ना यानी दोस्तों को बताइएगा। इम्तियाज़ साहब ख़ास तौर पे जो है ना उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके ग्रुप के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, उनके लिए बनाई है, अपने दोस्तों के लिए बनाई है, ताकि आप एक दूसरे की रहनुमाई फरमा सकें कि मल्चिंग का और जो रेस बेड्स के ऊपर हम बनाते हैं ऑर्गेनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है पिकनिक, उसमें क्या फ़र्क आ जाता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।